हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, 67th बीपीएससी सीडीपीओ या और एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वर्तमान समय है 67th है, जो अब कहीं ना कहीं है जो गर्त में ही जा रहा है। अब इसका कोई औचित्य नहीं है कि आपका 3 महीने में एग्ज़ाम होगा कि 4 महीने में एग्ज़ाम होगा। तो इसको लेकर है जो दोस्तों अब है जो मेंस के लेकर है जो कुछ पेपर की अब तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप मेंस में एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों है जो लिखना चालू कर दें, जिससे है जो आपकी जो धार है जो बनी रहे। तो इसी क्रम में दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन पिछले बार भी मैंने दिया था कि एक बिहार की कृषि की समस्या को लेकर मैंने क्वेश्चन दिया था, उसने भी बहुत सारे लोगों ने लिख कर है जो भेजा। आज उसी क्रम में दोस्तों है जो आज हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन प्रस्तावना से दोस्तों है जो निश्चित रूप से हर बार पूछा जाता है और इस बार भी है जो क्वेश्चन है जो पूछने की है जो पूरी उम्मीद है। तो निश्चित रूप से जो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के बीच है जो ज़रूर शेयर करें। ये है जो मानक होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है जो हो रहा है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके भूमिका के अगर बारे में बात करें तो संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उद्दीप्त विचारों की अवधारणा है। दोस्तों प्रस्तावना जो है वह है प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उद्दीप्त विचारों की अवधारणा है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों? प्रस्तावना एक सार है, पूरे संविधान का एक सार है कि किसी भी दर्शन को, अगर आप संविधान के दर्शन को अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो सार है पूरा प्रस्तावना में है, तो वही है कि प्रकाश पुंज की भांति इतिहास की अद्भुत विचारों की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के साथ लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्शों को प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसमें जनता के स्रोतों की शक्ति की अवधारणा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का है जो संगम है जो मिलता है। यह है जो आप है जो निश्चित रूप से आप है जो इस तरह का इंट्रो दे सकते हैं। न्यायविदों के आधार पर विधि के शासन का आधार तथा संविधान की व्याख्या का उदाहरण है जो मिलता है। न्यायविदों के अनुसार जो न्यायविद हैं उनके आधार पर विधि के शासन का आधार तथा संविधान की व्याख्या का उदाहरण है जो मिलता है। अगर प्रस्तावना की अगर प्रकृति की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रकृति में संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष बातों की जो चर्चा है जो की गई है। वही उद्देश्य की अगर बात करें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता की जो बात की गई है। अगर महत्व की बात करें दोस्तों, तो जहाँ संदिग्ध, अस्पष्ट प्रस्तावना में जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर है जो प्रस्तावना का महत्व है जो बढ़ जाता है और संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने में सहायक होता है और वर्तमान में जो प्रासंगिकता है जो बनी हुई है। तो ये है जो दोस्तों है जो प्राकृतिक उद्देश्य और महत्व में इसको लिख सकते हैं। आगे है कि प्रस्तावना की प्रकृति के संबंध में भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को है जो प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से जो लिख कर है जो आप आगे है जो बढ़ सकते हैं। आगे है कि हम भारत के लोग इस शब्द से आशय है कि भारत की जनता द्वारा संविधान के मूल स्रोत वर्णित है, वहीं शक्ति का केंद्र बिंदु भी है जो इसे जो माना जाता है। अब है जो उसकी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको दोस्तों है जो आप किस प्रकार से जो लिख सकते हैं। तो संप्रभुता संपन्न, आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूरी तरह है जो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है कि आप है जो पूरी तरह से आप अपनी निर्णय क्षमता लेने में है जो आप किसी के बाद नहीं है। आप है जो अपनी क्षमता, विदेश नीति, सामरिक नीति, आर्थिक नीति पे आपका किसी का दबाव है जो नहीं रहता है। आप देख रहे हैं दोस्तों रूस यूक्रेन के अगर युद्ध की बात करें तो उसमें भारत है जो तटस्थता की भूमिका में रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो संप्रभु देश की है जो कहीं ना कहीं है जो उसकी है जो स्थिति है जो वहाँ से पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय संधि के कारण कई तरह के अंकुश है जो विद्यमान है। कुछ यूएनओ का कुछ क्लाउज है जहाँ पर साइन किया गया है भारत के द्वारा वहाँ है जो निश्चित रूप से जो ये वहाँ पर है जो कुछ अंकुश लगता है। समाजवादी की बात अगर करें दोस्तों, तो शासन, प्रशासन और सरकार के आधार पर कोई भेदभाव है जो नहीं है। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार के शासन प्रशासन में भेदभाव नहीं है, क्योंकि भूमि, जमींदारी, पीवी पर्स और असमानता को किस प्रकार से जो खत्म किया गया। समाजवादी जो है दोस्तों है जो वर्तमान समय में अगर अंतिम पैदानों तक अगर जाना है तो निश्चित रूप से शासन और प्रशासन को जो बहुत ही
तीव्र रूप से जो इसको लागू करना होगा। कि आप डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये इसीलिए समाजवादी को ही लागू करने के लिए ये सब चीज़ें जो किया जाता है। आप है जो हर चीज़ को करंट से ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें, वो है जो आपकी है जो आंसर्स को और बेहतरीन बना देता है। पंथ निरपेक्ष में बात करें दोस्तों कि संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष पहले से मौजूद था, लेकिन 1976 में इसे जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नकारात्मकता, पश्चिमी सभ्यता का अवधारणा की बू है जो उसमें दिखाई देती है। और पंथ निरपेक्ष में अगर बात करें दोस्तों तो सकारात्मक, और इसमें कोई धर्म की है जो बात है जो नहीं की गई है। राजीव भार्गव के अनुसार कहा है कि राज्य के धर्म से दूरी ही धर्मनिरपेक्षता है। क्या है? राज की धर्म से दूरी ही धर्मनिरपेक्षता है। राजीव भार्गव के द्वारा है जो इसमें बोला गया था। गांधी जी ने भी बोला था दोस्तों कि ये जो हमने कभी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की, हमेशा जो पंथ निरपेक्षता की जो बात है जो किया गया है। लोकतांत्रिक की अगर बात करें दोस्तों तो यह जनता के शासन पर आधारित होता है। प्रकृत्यात्मक लोकतंत्र, जनभागीदारी लोकतंत्र और विचार मूलक लोकतंत्र ये चेक एंड बैलेंस करता है। डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति की पृथक्करण का सिद्धांत जो है आप जानते हैं किस प्रकार केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में जो बांट कर जो तीनों को अलग अलग किया गया है। तो डिवीजन ऑफ पावर और दोनों क्या क्या पावर दिए गए हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी पावर को किया गया है। तो कहीं नहीं चेक एंड बैलेंस है जो लोकतांत्रिक में करता है। ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के द्वारा किया जाता है। ये है जो सरकार की शक्ति को है जो दोनों के बीच में बैलेंस करता है। ये है जो निश्चित रूप से भारत जो लोकतांत्रिक गणराज्य है इसमें है जो इसकी है जो वर्तमान समय में है जो इसकी स्थिति है जो दिखाई पड़ती है। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे समृद्ध लोकतंत्र भारत की है जो कहीं ना कहीं है जो छवि है जो रही है। आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो भारत के लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के उत्तरदायी है। प्रस्तावना के उद्देश्य में निर्माता के महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और न्याय में अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछ देता है कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 और स्वतंत्रता है जो 5। ये जो क्वेश्चन है जो दोस्तों है जो पूछा हुआ है, इसीलिए जो इसको आप ध्यान रखिएगा। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने विचार, अभिव्यक्ति पद्धति के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। जैसे आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति 25-28 ये जो थोड़ा सा जो आर्टिकल आप दे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रस्तावना के न्याय में संबंध में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की है जो बातें हैं जो न्याय की बात की गई है। जो सामाजिक है आर्टिकल 14, 15, 17, 18, 19, 41, 42 जो है इसमें है जो आप बात कर सकते हैं। नीति निर्देशक तहत मौलिक अधिकार को जोड़ सकते हैं। कुछ है जो आप है जो केस की है जो बात भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्थिक, अमीर और गरीब में है जो समान व्यवहार की है जो बात की गई है। राजनीति की बात करें कि महिला पुरुष 18 वर्ष से अधिक उम्र को वोट का अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी भी राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं का जो आरक्षण की बात नहीं की गई है, ये कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो बाइसनेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर है जो इसको ऐड करने की ज़रूरत है। समता की अगर बात करें तो नागरिकों को अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता से है। समता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। सभी नागरिक विधि की दृष्टि से बराबर है। देश की विधियों के समान संरक्षण पदार्थ है। कोई भी व्यक्ति जो विधि से ऊपर नहीं है दोस्तों, हर व्यक्ति को है जो विधि के अंतर्गत ही चलना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पोस्ट पे और कितना ही बड़ा पद पे क्यों ना हो। बंधुता की अगर बात करें तो भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिकता के आधार पर है जो बंधुता की बात की गई है। भारत एक विविधता वाला देश है। हर 2 किलोमीटर पर दोस्तों भाषा, संस्कृति, जनजाति है जो यहाँ पर है जो चेंज होती है। महत्वपूर्ण अगर कुछ बात करें दोस्तों इसमें और इम्पोर्टेंट जो क्या क्या होना चाहिए कि कहा गया संविधान के कुछ महत्व के बारे में हम बात करेंगे कि संविधान के मूल ढांचे की ओर है जो संकेत करती है। आर्टिकल 356(1) के अंतर्गत कोई परिवर्तन न्यायिक पुनर्विलोकन का रूप है, उसमें भी है जो इसकी है जो दिखाई पड़ती है। प्रस्तावना के अनुरूप है जो जीवित है। वर्तमान एवं भविष्य में कोई भी ऐतिहासिक ताकत इसे संशोधन है जो नहीं कर सकती है। जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ है जो मार्गदर्शक है जो बनती है। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रस्तावना के दर्शन को सारगर्भित रूप से इसे आधारभूत सिद्धांत की प्रकृति, जीवन और विकासशील भविष्यगामी प्रारूप को दर्शन दिखाता है, जो 105 संविधान संशोधन के बावजूद मूलभूत सिद्धांतों की प्रवृत्ति से प्रासंगिक है, जो संविधान निर्माता की दूरदर्शी को दिखाता है। तो ये है जो दोस्तों है जो आपका एक क्वेश्चन था भारत संविधान की प्रकृति, उद्देश्य और महत्व की रेखांकित कीजिए, इसके बारे में चर्चा है। कुछ इसमें अगर ऐड करना चाहते हैं दोस्तों तो अभी है जो कुछ दिन पहले है जो बीजेपी के एक सांसद हैं अश्विनी कुमार
जो उन्होंने जो पटिशन्स लगाया था कि सब प्रस्तावना में कुछ ऐसी बातें हैं उनको चेंज किया जाए, कुछ 2-3 वर्ड्स के बारे में बोला था, तो उन्होंने जो पिटिशन्स लगाया था उस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। उसमें समृद्धि की बात है, जो जोड़ने की बात है, जो उन्होंने बोला कि समृद्धि एक चीज़ है जिसमें जो जोड़ा जा सकता है इसमें। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रस्तावना से रिलेटेड जो वर्तमान समय में अभी है जो घट रही हैं, उनको है जो ऐड कर दीजिएगा। PIL जो दाखिल हुआ है उस पर अभी जजमेंट नहीं आया है पूरी तरह से, लेकिन अभी ये जो विचाराधीन है, तो उस पर जो अभी लिखना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा तथ्यों में कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में जो कुछ ऐसे वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है, जिससे समृद्धि की बात है जो उन्होंने की थी कि समृद्धि को है जो जोड़ा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।